नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल एडू क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर लेके आए हैं। फ्रेंड्स, यह चैप्टर आपके एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे ही नहीं, आपके बीपीएससी या अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम में बहुत ही एक ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट करने वाला चैप्टर है। अगर आप इसे थ्रू आउट पोर्सन को देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से डील होंगे। हाल ही में चल रहे एनटीपीसी एग्जाम के लिए यह चैप्टर और भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका हमारे देश में, हमारे इतिहास में क्या रही है। तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन जो है एक लंबे समय तक संचालित एक प्रमुख आंदोलन है। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 में हुई थी। कब? जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। कांग्रेस की स्थापना फ्रेंड्स किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने, एक अंग्रेज जिन्होंने ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की 1885 में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप रीड कर लें। और अगर आपको इस सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत है, इस पीडीएफ कॉपी की ज़रूरत है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एडू क्लास से आप जुड़ें। वहाँ पे आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी यानी पीडीएफ कॉपी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह आपको कब से कब तक हुआ? 1885 से लेकर आपको 15 अगस्त 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा। तो ये डेट 1885 से 15 अगस्त 1947 तक। अब हम देखते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः 3 चरणों में, कितने चरण में? 3 चरण में। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? पहला आप देखो उदारवादी चरण, दूसरा उग्रवादी चरण और तीसरा गांधीवादी। तो सबसे पहले हम गांधीवादी को लास्ट में देखते हैं कि उसका एक अपना अलग इम्पोर्टेंस है और इसको हम बांटते हैं उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें नरम दल के नेता थे, ठीक है, जिनका एक आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे प्रभाव जो है कब से कब तक रहा? 1885 से 1905, यानी टोटल 20 साल, कितने? 20 ईयर्स तक आपको उदारवादी चरण का जो है प्रभाव हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे देखने को मिलता है। उसके जस्ट अपोजिट आपको उग्रवादी चरण जो है, यानी गर्म दल के नेताओं का प्रभाव जो है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पे कब से कब तक? 1905 से 1919 तक देखने को मिलता है। तो ये कितना हो गया आपका? इधर आपका हो गया लगभग 15 ईयर्स और इधर आपका 20 ईयर्स। 20 ईयर्स आपका उदारवादी चरण, यानी जो आपके नरम दल के नेता थे, जो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी इत्यादि थे। उग्रवादी चरण आपको पता ही है, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों क्या है? एक अपनी बात को एक शांतिपूर्ण तरीके से रखते थे, वो उदारवादी चरण में, और उग्रवादी चरण यानी उग्रवादी पंथ के जो लोग थे वो अपनी बात को तोड़ फोड़ मतलब आक्रामक संघर्ष के द्वारा ये करके आप वो अपनी बातों को मनवाना चाहते थे। इसके बाद हम क्या देखते हैं? 1919 से लेकर 1947 को ये गांधी एरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गांधीवादी युग, यानी गांधी एरा। इसमें 1919 से 1947 तक जो है, इसमें महात्मा गांधी जी के आंदोलनों की प्रमुख भूमिका रही। इन्हीं से प्रेरित होकर अन्य आंदोलन का जन्म हुआ और प्रमुख रूप से इनका ही प्रादुर्भाव हमारे उस एरा में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं उदारवादी चरण में इसका उद्देश्य क्या था। तो इसमें उदारवादी चरण का जो था मोटो, वो पूर्ण रूप से स्वराज लेने का नहीं था। वो चाहते थे कि इनके जो शासन प्रणाली है उसमें सुधार हो। इसके लिए वो अनुरोध पत्र, वो प्रतिवेदन देते थे, यानी लिखित रूप से एक शांतिपूर्ण तरीके से वो चाहते थे कि हमको हमारा अधिकार मिले और उनको अंग्रेजों के शासन करने से कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं थी, उदारवादी पंथ के लोगों को, नरम दल के नेताओं को। तो अब हम देखते हैं कि प्रमुख नेताओं में से कौन कौन थे जो कि उदारवादी चरण में एक प्रमुख भूमिका निभाए एक नरम दल के नेता के रूप में। तो सबसे पहले नाम जाना जाता है फिरोज शाह मेहता का, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन? आपके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये आपके उदारवादी चरण का क्या था उद्देश्य? सबसे पहले आप इस चीज़ को नोट कीजिए। अगर आप इसको एज ए स्टोरी के रूप में अपने दिमाग में बैठाते जाएंगे, आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो टाइम को एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहूँगा। 1885 से 1905, यानी 20 साल, कांग्रेस के गठन से 20 साल तक उदारवादी चरण रहा। उग्रवादी उसके 15 साल लगभग 1905 से 1919 और 1919 से 1947 लास्ट तक गांधीवादी। उदारवादी चरण का क्या मोटो था?
सुधार का उद्देश्य, यानी शासन के प्रणाली में सुधार का उद्देश्य। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट आपके क्या था उग्रवादी चरण में, वो स्वराज चाहते थे, पूर्ण स्वराज। उदारवादी अपने जो उद्देश्य को प्राप्ति के लिए क्या करते थे, अनुरोध पत्र लिखते थे या प्रतिवेदन देते थे। उसके अपोजिट उग्रवादी चरण आक्रामक संघर्ष करते थे या किसी चीज़ का बहिष्कार करते थे। इसके प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? लाल बाल पाल। लाल में क्या हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे ऊपर नीचे है, जैसे बाल में ये बिपिन चंद्र पाल का पाल, लाला लाजपत राय का लाल। और चौथा नेता थे आपके अरविंद घोष, भी एक गरम दल के महत्वपूर्ण नेता के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद गांधीवादी चरण में 1919 से लेकर 1947 तक इनका चरण रहा। इनके प्रमुख जो हैं जितने भी क्रियाकलाप, जितने भी आंदोलन हुए वो इसी ईरा में हुए। तो आगे चल के हम इनको डिटेल के रूप में जानेंगे, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुल 4 चरणों में पूरा किया गया। चौथा चरण क्या था? क्रांतिकारी चरण, जिसमें से कि भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका अहम मानी जाती है। ये क्रांतिकारी 3 चरण आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सबसे पहले उदारवादी, उग्रवादी और गांधी ईरा, उसके बाद क्रांतिकारी चरण। अब हम एक एक करके देखते हैं उदारवादी चरण को डिटेल में। तो इसमें हम ये देखते हैं उदारवादी चरण, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इस चरण की शुरुआत जो है 1885 से 1905 तक रहा। इस चरण को लोग संवैधानिक तरीके से, किस तरीके से? संवैधानिक तरीके से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, यानी शांति से वार्ता करके, सम्मेलन करके। इस वर्ग के नेता प्रार्थना पत्र के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से अंग्रेजों के समय अपने बात रखते थे। इनके प्रमुख नेता बता चुके हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि इस कांग्रेस का दूसरा कब अधिवेशन चला था? 1886 में। कहाँ? कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? दादा भाई नौरोजी। और पहला का अध्यक्षता कौन किया था? तो WC बनर्जी। याद रखिएगा, पहला कांग्रेस का अध्यक्षता जो है कांग्रेस सम्मेलन का WC बनर्जी, दूसरा का दादा भाई नौरोजी सी। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 434, यानी 434। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उदार विचारों की राजनीति को उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। किस चीज़ की संज्ञा दी मित्रों? राजनीतिक भिक्षावृत्ति, यानी कि पॉलिटिकल बेगिंग, मतलब भीख मांगना उनको लगता था। जो गरम दल के नेता इसको अपना अधिकार समझते थे। तो अधिकार और आवेदन दोनों दो चीज़ हो गया। आवेदन मतलब कि आप किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे दे दीजिए, प्लीज़ दे दीजिए। और अधिकार मतलब कि वो उस पर ज़बरदस्ती अपना छीनना चाहते थे। ये दोनों में अंतर था। दोनों का मोटो लगभग एक था, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका क्या था? अलग था। तो इसी चरण में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया, जिससे बंग भंग आंदोलन जिस समय हुआ, किसके समय में? वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। तो इसकी घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत एग्जाम में आता है। प्रभावी कब से हुआ? 20 जुलाई को घोषणा हुई, लेकिन प्रभावी हुई 16 अक्टूबर। 20 जुलाई को घोषणा, प्रभावी हुई 16 अक्टूबर 1905 में, जिसे बंग भंग आंदोलन के रूप में माना जाता है। ये जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उनके सुझाव थे कि हिंदू मुस्लिम एकता को लेके कि विभाजन रद्द किया जाए। इसके चलते जो है पूरा देश में कई जगह दंगे भड़के थे। तो आगे हम देखते हैं विभाजन रद्द कब हुआ आपको? 1911 में। 1911 में उसमें कौन थे? हार्डिंग टू, दिल्ली दरबार में। उस समय कहाँ? दिल्ली दरबार लगा था हार्डिंग टू के टाइम में। बंगाल विभाजन का कारण क्या था? प्रशासनिक कठिनाई। पर वास्तविक कारण जो था राष्ट्रवाद को कमजोर करना तथा फूट डालो राज करो की नीति अपनाना। तो इसमें देखिए 2 मोटो है। एक तो अंग्रेजों ने लोगों को बंगाल विभाजन के रूप में दिया कि हमने ये प्रशासनिक, मतलब कि कलकत्ता से उनको कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए प्रशासनिक कठिनाई हो रही थी राज करने में, इसलिए कि उन्होंने बंग भंग किया। लेकिन इसका वास्तविक कारण क्या था? कि राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादियों का गढ़ हो चुका था। बहुत सारे हमारे नेता वहाँ से जुड़े हुए थे और कलकत्ता जो इनका केंद्र बनते जा रहा था। तो इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति जो है शुरू से ही अपनाई थी और वही आगे भी यहाँ भी उन्होंने लागू किया।
तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 से, कब से, 7 अगस्त 1905 से विरोध में स्वदेशी बंगभंग आंदोलन चलाया गया था। इस डेट को आप याद रखें, 7 अगस्त 1905 को। इसी क्रम में अमार सोनार बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, जो कि अभी कहाँ का है, राष्ट्रीय गीत है बांग्लादेश का, अमार सोनार बंगला। उसके बाद इसी से प्रेरित होकर आगे चल के 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। किसमें? सूरत अधिवेशन में। सूरत फूट के भी नाम से जाना जाता है। 2 हुआ, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। 1907 में नरम दल के नेता कौन बने? मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। गरम दल के नेता कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका नारा था वंदे मातरम। इसी बीच जो है 1904 में बीडी सावरकर ने एक गुप्त सभा का गठन किया, जिसका नाम रखा क्या? अभिनव भारत। अभिनव भारत का गठन कब हुआ? 1904 में बीडी सावरकर जी के द्वारा। 1907 में वरिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने भी एक संस्था अनुशीलन समिति का गठन किया। आप इनको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देखते जाएं। 1904 में अभिनव भारत और 1907 में वरिंद्र घोष दत्त भूपेंद्र दत्त ने अनुशीलन समिति का गठन किया। इनका उद्देश्य क्या था? नारा क्या था? खून के बदले खून, ब्लड फॉर ब्लड। 1909 में मदन लाल धिंगरा जी ने लंदन में करजन वाली की हत्या कर दी। ठीक है। मैडम भीकाजी कामा, पारसी महाराष्ट्रियन, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय क्रांति की जनक मैडम भीकाजी कामा, जो कि एक पारसी महाराष्ट्रियन थी। इन्होंने 1907 में, कब? 1907 में स्टुटगार्ट, जर्मनी में पड़ता है स्टुटगार्ट, भाषण देते वक्त राष्ट्रीय तिरंगा फहराया था। इसी क्रम में 1 नवंबर 1913 को अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1913। और किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी का गठन अमेरिका में किया था। ठीक। लंदन में भी एक पार्टी का गठन हुआ, वो हम आगे चल के बताएंगे। इसके अध्यक्ष क्या थे? सोहन सिंह। गठन लाला हरदयाल ने किया, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन बने? सोहन सिंह जी। अब हम एक घटना के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो कि कामगाटामारू की घटना के रूप में जानी जाती है। यह घटना 1914 में घटित हुई थी। एक जापानी जहाज को गुरुदत्त सिंह ने किराए पे लिया था, रेंट पे लिया था। इस जहाज को लेकर वो हांगकांग में लगभग 376 यात्री, कितना? 376 यात्री को लेकर हांगकांग से कनाडा जा रहे थे। तो जब वो कनाडा पहुंचे तो वहाँ जो है, वहाँ की कनाडियन सरकार ने भारतीय जहाज को प्रवेश की अनुमति नहीं दी और वहाँ से वापस लौटने को विवश कर दिया। तो इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि जहाज को सीधा भारत लाया जाए। तो बाहर जो आपका भारत में जहाज जैसे ही आया, वहाँ पे ब्रिटिशों ने फायरिंग ओपन कर दी और उसका परिणाम यह हुआ कि यात्रियों एवं ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हो जाती, जिसमें कई यात्री मारे जाते हैं। कई यात्री मतलब बहुत ही सैकड़ों की संख्या में यात्री मारे गए थे। इसी घटना को कामगाटामारू की घटना बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1907 में सूरत फूट के बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी 1916 में लखनऊ समझौता। फूट कब हुई थी? 1907 में और 1916 में लखनऊ समझौता। इस समझौता का तात्पर्य था 1716 के लखनऊ अधिवेशन अंबिकाचरण मजुमदार के अध्यक्षता में हो रही थी, जिसमें गरम दल एवं नरम दल का मिलन हो गया। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? गरम दल और नरम दल का फिर से कांग्रेस में मिलन हो गया। और इसमें भूमिका किसमें रही? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की रही, जिनमें साथ ही साथ कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग भी, मुस्लिम लीग का 1907 में हुआ, वो भी इसमें मिल गए। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, 1907 में कांग्रेस में फूट हुई थी, गरम दल नरम दल अलग। लेकिन 1916 में ये सब फिर एकजुट होकर 1916 में कांग्रेस में विलय कर लिए। लेकिन 1918 में पुनः मुस्लिम लीग अलग हो गई, सेकेंड विभाजन। एक चीज़ और, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 1916 में आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की भूमिका रही। उन्होंने ही मिलकर 1916 में किसकी? होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की। होम रूल लीग की, होम रूल एक आयरलैंड का शब्द है जिसका अर्थ है घरेलू शासन, यानी घर का शासन, यानी खुद का शासन। इसकी स्थापना आयरलैंड के रेनमार्ड ने की थी। भारत ने सबसे पहले इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पूना में की, जबकि एनी बेसेंट ने
मद्रास में की थी। तिलक कहाँ किए थे? पूना में, और एनी बेसेंट मद्रास में, दोनों दो जगह किए थे। इसके प्रचार के लिए एक साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ तथा दैनिक पत्रिका न्यू इंडिया का सहारा लिया गया। कौन किए? एनी बेसेंट ने। अब हम 1916 से आगे बढ़ के चलते हैं। 1919 में रोलेट एक्ट आया। कौन सा आया? रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। किस लिए? क्रांतिकारी प्रभाव को समाप्त करने के लिए। एक सुझाव के आधार पर मार्च 1919 में एक कानून बनाया गया जिसे काला कानून कहा जाता है, रोलेट एक्ट को। इसमें क्या होता था कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता था। यानी इसमें ना आपको वकील लेने की इजाज़त मिलेगी, ना आपको अपील करने की इजाज़त मिलेगी, ना ही आपको दलील देने की इजाज़त। यानी गवर्नमेंट, यानी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो जिसे चाहेगी उसे बिना कोई भी कोर्ट में केस चलाए, उसे बचाव का मौका दिए हुए उसे डायरेक्ट सज़ा सुना सकती है। इसलिए इसे काला कानून कहा जाता है। और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में एक सम्मेलन चल रहा था। कब चल रहा था? तो 13 अप्रैल 1919 में पंजाब का स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो कौन कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। और उसमें क्या हुआ कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग शांतिपूर्ण रूप से सभा करने के लिए एकत्रित थे, लेकिन जनरल डायर के निर्देश पे वहाँ निर्दोष लोगों की बलि दी गई, एक नरसंहार किया गया। तो इसके गिरफ्तारी से क्या है, किसके? आपके सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के मुक्ति के लिए पंजाब के लोगों ने स्थानीय स्तर पर विरोध करने लगे। और इसी विरोध के लिए वे अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुई थी। इसी बीच जनरल डायर को पता चल गई और उसने वहां गोली चलाने के आदेश दे दिया। और बड़ी संख्या में लगभग 1800 भारतीय मारे गए थे उसमें, जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसके बाद एक रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें बताया गया कि मात्र 379 यानी मौतों को छुपा दिया गया, जबकि 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे, लगभग 1800 लोग। इसकी जांच के लिए 2 कमेटी गठन हुई। इस पर फोकस करें। पहली कमेटी ब्रिटिश अपने लिए, दूसरा कांग्रेस खुद अपना के लिए भी कमेटी गठन किया इसकी जांच के लिए। हंसराज ब्रिटिश सरकार का सरकारी गवाह बन जाता है, जिसके कारण ब्रिटिश को दोष मुक्त कर दिया जाता है। जैसा कि घर का भेदी लंका ढाई वाली बात है, हंसराज इसमें ब्रिटिश सरकार का सरकारी गवाह बन के जनरल डायर और उनके जो भी अधीनस्थ थे उनको बचा दिया जाता है। इसके बाद जो है कौन सी आई? हंटर कमेटी आई अक्टूबर 1919 में। इसमें 5 अंग्रेजी अधिकारियों और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। टोटल कितने? 8 अधिकारी, जिसमें 5 जो है अंग्रेजी थे और 3 भारतीय को शामिल किया गया हंटर कमेटी में। और 3 भारतीय कौन थे? चिमनलाल, शीतलवाड़, साहबजाद सुल्तान और जगत नारायण। ये तीनों को हंटर कमेटी में शामिल किया गया। एक आई तहकीकात कमेटी 1999 में कांग्रेस द्वारा गठित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये दोनों कमेटी किस लिए आई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो हंटर कमेटी में अंग्रेज शामिल थे जो ब्रिटिश अपने तरीके से करवा रही थी, और तहकीकात कमेटी जो थी वो कांग्रेस की थी, जिनमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और सदस्य थे महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू। इसकी जो रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया, जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा उस समय होता आ रहा था। तो इसके ही विरोध में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। कब? 1920 में। किस लिए? क्योंकि तहकीकात कमेटी के रिपोर्ट को अनसुना कर दिया गया था और इनकी नज़र में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था एक अत्यंत ही घिनौना और अमानवीय कृत्य था, जिसके लिए आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। और इसी का बदला जनरल डायर को लंदन में जाकर उधम सिंह ने हत्या करके लिया। हमारे शहीद उधम सिंह जी ने जनरल डायर को लंदन में जाके मारा और इसका बदला लिया। अब हम देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। इस चरण में क्या है कि असहयोग आंदोलन के उपरांत गांधी जी से लोग उपेक्षा रखने लगे कि इस आंदोलन का बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, लेकिन चौरा चौरी की घटना घट जाने से गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। परिणाम यह हुआ कि संगठन 2 भाग में बट गया। एक पहला था जो कि गांधी जी का समर्थन करता था, दूसरा जो कि समर्थन नहीं करने वाला था। परिणाम यह निकला कि फिर से एक दौर क्रांतिकारियों का चल पड़ा,
क्यों? क्योंकि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि असहयोग आंदोलन जो है 1921 में 20 में जब शुरू किया इन्होंने, तो इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकलेगा, इसका एक रिजल्ट निकलेगा। लेकिन चौरा चौरी की हत्याकांड जो ट्रेन में और स्टेशन जो आगजनी की घटनाएं हुई, इन सब से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसके कारण जो है, जो दल इनसे नाखुश थे उन्होंने एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया 1924 में। और इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल, यूपी के। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल 1924 में। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका मुख्य उद्देश्य किस माध्यम से? क्रांतिकारी माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित करना, शांतिपूर्ण तरीके से नहीं, क्रांतिकारी तरीके से। और इसमें सहयोगी कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे और अंत थे। इसी बीच एक घटना और घट गई 1925 में, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड, ठीक है, जिसके एचआरए के अनुसार, एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पे काकोरी की जगह है जहाँ पे मालगाड़ी को लूटा। इस कांड के लिए 4 को फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाकुल्ला खां जी, रोशन लाल और राजेंद्र लेहरी। आगे चल के इसी में पहले क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई 1928 में। इसके संस्थापक कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद। अब इसमें हम ये देखते हैं कि सैंडर्स की हत्या कब हुई? दिसंबर 1928 में ही। एच.एस. राय की द्वारा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पहली क्रांतिकारी घटना हुई, लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई। किनका हाथ था? भगत सिंह जी, आज़ाद और राजगुरु के द्वारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली CLA उस समय जो था विधान परिषद के तौर पे विधानसभा, तो वहाँ बम कांड हुई 8 अप्रैल 1929 में। दिल्ली में बड़ी मुद्दों पर बहस चल रही थी। इस असेंबली में 2 लोग पहुंचे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। किन्होंने बम फेंका था CLA में? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। बम जानबूझकर खाली कुर्सियों पर फेंका गया, साथ में पर्चे भी थे। परिणाम ये हुआ कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पर्चों पर लिखा था बहरी कानों को सुनाना। ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में 1929 में इसके तहत जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण हो गई, 64 दिन के भूख हड़ताल के कारण। इस षड्यंत्र के तहत 3 लोगों को साथ में फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को, भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु को। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है। उन्होंने खुद को अपने गोली मार के खुद की अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि उनका वचन था, मैं जिंदा रहते हुए अंग्रेजों के द्वारा नहीं पकड़ा जाऊंगा। इनके बाद एचआरए का संगठन का नेता यशपाल को चुना गया। एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेता यशपाल को चुना गया। उसके बाद हम देखते हैं चटगांव आर्मरी रेड, शस्त्रागार लूट बंगाल में हुई थी। चटगांव एक जगह है जहाँ पे आर्मरी में लूट हुई थी। यह घटना 1930 में थी और इसके मास्टर कौन थे? सूर्य सेन, मास्टरदार जिन्हें बोला जाता था। इन्हें 1934 में फांसी दी गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता, जो 1928 में आया। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद भारत सचिव लॉर्ड बेकेनहेम ने चुनौती रखी, जिसे मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और जिन्होंने डोमिनियन स्टेट की मांग की। किनके नेतृत्व में? मोतीलाल नेहरू के। तो मोतीलाल नेहरू जी के बाद आप चलिए, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन भी एक महत्वपूर्ण है यहाँ, वर्ष 1929 में जो हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई, यानी पूर्ण स्वराज यानी हमको पूरी तरीके से शासन अपने से चलाना है, इसमें ब्रिटिशों का दखल नहीं पड़ेगा। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसकी स्थान नियुक्त किया गया लाहौर रावी नदी के तट पे। इसी बीच जहां कांग्रेस अपना काम कर रहे थे, वहीं भारत के उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांत में कुछ घटना घटी, जिसे लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट भारत, जिसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत या फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। यह घटना कब घटी? वर्ष 1929 से 30 के बीच में।
और इसके जो है यह क्या विशुद्ध अहिंसक आंदोलन था, यानी इसमें कहीं भी हिंसा का नाम मात्र नहीं था, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। उसके बाद प्रांतीय चुनाव के लिए 1937 में घोषणा हुई, जो कि 1935 में भारतीय शासन अधिनियम के तहत कराया गया। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 में। प्रांतों की संख्या कितना? 11 थी। 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आया। संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बम्बई और मद्रास। 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार आई। किसमें? पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में। 3 राज्य में मुस्लिम लीग की सरकार बनी, बंगाल, पंजाब तथा सिंध में मुस्लिम लीग की। तो इसमें यह क्या था कि अक्टूबर 1939 में सेकेंड विश्व युद्ध के प्रश्न पर कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र भी दे दिया गया। परिणाम यह हुआ कि 22 दिसंबर 1940 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया है। कब? 22 दिसंबर 1939 में। समर्थन इसमें किसका था? BRA का था। अब इसमें हम आगे क्या देखते हैं कि आज़ाद हिंद फौज, इनका जो है विचार कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आया और गठन रास बिहारी बोस द्वारा 1942 में किया गया और 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में नेतृत्व के लिए पहुंचे। अब इसमें कुछ लोग क्या गठन में मात खा जाते हैं, रास बिहारी बोस के जगह पे सुभाष चंद्र बोस लगा देते हैं, तो आप ध्यान रखिए गठन में रास बिहारी बोस आएगा। अब इसमें हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख संगठन और पार्टी। गरम दल, नरम दल, गदर पार्टी लाला हरदयाल, आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस द्वारा गठित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम द्वारा गठित, इंडियन होम रूल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा गठित, मुस्लिम लीग जिन्ना जिसके एक प्रमुख नेता थे। अन्य प्रमुख आंदोलन में आपके क्या थे? असहयोग आंदोलन, जिसमें स्वराज की मांग को लेकर किया गया। उसके बाद सैन्य अभिज्ञा आंदोलन देखेंगे, नमक सत्याग्रह देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन देखेंगे और भारत छोड़ो आंदोलन देखेंगे। अब इनमें से क्या है कि आगे चल के हम अन्य बिंदुओं को देखेंगे, तो कृपया इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें, तैयारी करके रखें और अगले क्लास में मिलते हैं आपको आपके जो भारतीय आंदोलन जो हैं, स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बचे हुए बिंदुओं को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।